नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे भारतीय रॉकेट साइंस का भी जनक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के शब्दों को भारत में स्थापित करने का पुरजोर कोशिश किया। जो धर्म के आधार पर तो एक इस्लामिक व्यक्ति था, लेकिन कभी भी केवल और केवल धर्म के रास्ते चलने वाला काम यानी कट्टरता का काम नहीं किया, सभी धर्मों को लेकर चलने का काम किया और उसने मां शारदा का मंदिर भी स्थापित किया है श्रृंगेरी में। इन सबों के बावजूद आज भारतीय राजनीति में कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस व्यक्ति को एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति बोल करके बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं टिप्पू सुल्तान के बारे में, मैं बात करने जा रहा हूं हैदर अली के बारे में, मैं बात करने जा रहा हूं मैसूर के बारे में। मैसूर की कहानी शुरू होती है तलिकोटा युद्ध से। ये जो युद्ध था ये हुआ था मूलतः विजयनगर के पतन के बाद। अगर आपको थोड़ी बहुत भी भारतीय इतिहास के बारे में पता है तो साउथ में विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था और जब वो डिक्लाइनेशन की तरफ गया तो उस वक्त विजयनगर साम्राज्य में इमरजेंस होने लगा था मैसूर का, और इस मैसूर पर शासन कर रहे थे वाडियार वंश वाले। और इसी वाडियार वंश के आखिरी जो शासक थे चिक्का कृष्णराज वाडियार थर्ड। इन्हीं के शासनकाल में दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके बल पर इनका शासन चल पा रहा था। एक थे नंजराज और दूसरे थे देवराज, और इन्हीं दो व्यक्ति के बल पर इनका शासन चल रहा था। इस वाडियार वंश चल पा रहे थे अपने आखिरी स्टेज में। तो यहां पर नंजराज को तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो इस मैसूर को वो ताकत, वो शक्ति दिला सके जो पहले कभी विजयनगर साम्राज्य के पास हुआ करती थी। और इन्हें एक काफी ताकतवर और साहसी हिम्मतवान व्यक्ति मिला जिसका नाम था हैदर अली। नंजराज इस हैदर अली को इस वाडियार वंश के सेना बिरादरी में काफी ऊंचे पद पर नियुक्त करता है, और दिनों दिन अपने हुनर की वजह से हैदर अली क्रमबद्ध तरीके से पद पर और ऊंचे श्रेष्ठ स्थानों को प्राप्त करने लगता है और एक ऊंचे स्थान तक पहुंच जाता है। अंततः जब नंजराज और देवराज का उम्र काफी अधिक हो चुका था और हैदर अली एक अच्छे खासे मुकाम को हासिल कर चुका था, तो तब हैदर अली इन दोनों नंदराज और देवराज दोनों भाइयों को बोलता है कि आप संन्यास ले लो, अब मैं संभालूंगा इस मैसूर को। और यहां पर से हैदर अली का शासन मैसूर पे शुरू होता है। तो इस तरीके से अपने सत्ता के मुकाम तक पहुंचते हैं हैदर अली। जिस वक्त हैदर अली सत्ता में काबिज हुए उस वक्त भारत में एक शक्ति जो कि पैर पसारे जा रही थी चारों तरफ, और वो थे अंग्रेज। ये अंग्रेज बंगाल को जीत गए थे। अब इनका मकसद था दक्कन में किसी भी क्षेत्र में अपने ताकत को स्थापित करना, और उन्हें दिखा मैसूर, क्योंकि मराठों के पास ताकत बहुत था। मराठों के बारे में कहा जाता है कि मुगलों के बाद समूचे भारत में अगर सत्ता स्थापित करने का कोई ताकत रखता था तो वो मराठे ही थे। तो मराठों से युद्ध लड़ पाना अभी तक अंग्रेजों के बस का बात नहीं हो पा रहा था। दूसरे दिखते हैं हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद एक छोटी रियासत थी। अंग्रेज बोले इसे तो हम प्यादा बना करके खेलते रहेंगे। तो जाकर उन्हें दिखा मैसूर। बोले मैसूर पर कब्जा करना जरूरी है क्योंकि ये दिनों दिन फैलते जा रहा है। मैसूर के उत्तर के तरफ तो मराठे उधर तो जा नहीं पाएगा, दक्षिण के तरफ
जो हमारे कुछ इलाके हैं, हो सकता है ये मैसूर उस पर कब्जा कर ले। इसके पहले कि मैसूर हमारे क्षेत्र में कब्जा करे, हम ही क्यों ना मैसूर पर कब्जा कर ले। इस बात को सोचते हुए अंग्रेज अब मैसूर पर जाल फेंकना शुरू करते हैं और ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1766 यानी 1767 से शुरू होता है और 1769 में जाके खत्म हो जाता है। अंग्रेज इस मैसूर को जीतने के लिए अपने उस पुराने नीति को चल रहे थे जिसे बोलते थे रिंग ऑफ फेंस, घेरेबंदी की नीति। अंग्रेज बोले इसे घेरना होगा, तो सबसे पहले अंग्रेज हैदराबाद से दोस्ती बनाते हैं। हैदराबाद को प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे साथ हो जाओ, आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको हैदर अली से बचाते रहेंगे। दूसरी तरफ अंग्रेज मराठों को भी साथ कर लेते हैं कि आप भी हमारे साथ हो जाओ, वरना ये मैसूर हैदर अली आप पर हमला करते रहेगा, हम सभी मिलकर लड़ेंगे। जब ये बात हैदर अली को पता चला कि मेरे खिलाफ अंग्रेजों, मराठों और हैदराबाद, इन तीनों की एक टीम बन चुकी है, तो हैदर अली समझ चुके थे इन तीनों के इकट्ठे टीम को हरा पाना संभव नहीं होगा। और हैदर अली बोले अब वक्त है कूटनीति का, डिप्लोमेसी का। वैसे तो राजनीति में साम दाम दंड भेद, ये चार ऐसे पिलर हैं जिस पर राजनीति खड़ी होती है। इनमें से एक भी पिलर अगर आपके पास नहीं है तो आपकी राजनीति खड़ी नहीं हो सकती। हैदर अली भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे, वो इन चारों पिलर का सही मौके पर सही इस्तेमाल जानते थे और इस बात वो यहाँ पर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। हैदर अली पहले हैदराबाद को अपने साथ जोड़ते हैं, उसके बाद मराठों को अपने साथ जोड़ते हैं और अपना टीम बनाना शुरू करते हैं और इसी टीम के सहारे ये कर्नाटक पर अटैक कर देते हैं। सवाल है कर्नाटक क्यों? उस वक्त कर्नाटक को आरकोट कहा जाता था और वो आरकोट पर अंग्रेजों का इनडायरेक्टली रूल था, यानी कह सकते हो कि अंग्रेजों का ही वो हिस्सा था। इस हमले से अंग्रेज तिलमिला गए और जवाब में धावा बोल दिए। ये युद्ध लंबी युद्ध चलती है। निजाम कभी अंग्रेज साथ के साथ हो जाते थे, कभी मराठों मैसूरों के साथ हो जाते थे। इस तरीके से ये चलती रही। अंततः 1769 में अंग्रेज को मद्रास तक ढकेलते चले गए मराठे और मैसूर मिलकर के। मद्रास जब वो पहुंचे तो अंग्रेज समझ चुके थे ये लोग हम पर भारी पड़ रहे हैं और अंग्रेज अपने वापस उसी नीति पर आए जिसका वो हमेशा इस्तेमाल करते थे। और वो नीति क्या था? संधि। और अंग्रेज यहां पर संधि के रास्ते को अपनाते हैं। एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी के तहत चूंकि जीतने वाले तो हैदर अली थे, तो हैदर अली अपने बातों को रखें, बोले कि मेरा जितना नुकसान हुआ है इस युद्ध के माध्यम से उसका पूरा हर्जाना अंग्रेजी सरकार भरेगी। बदले में मैं अंग्रेजों का जो भी हिस्सा जीता हूं वो मैं रिटर्न करने को रेडी हूं और भविष्य में कभी भी अगर मुझे जरूरत होगा तो ये अंग्रेजी हुकूमत मेरी मदद करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हैदर अली एग्री हो जाते हैं अंग्रेजों के साथ होने को और अंग्रेजों से ट्रीटी होता है, स्थिति शांत होता है। लेकिन ये शांति केवल चंद लम्हों की मेहमान थी। ये अंग्रेजों का तो शुरू से यही नियम रहा कि पहले युद्ध करो, फिर संधि करो, फिर युद्ध करो, फिर संधि करो। और इसी नियम को फॉलो करते हुए अंग्रेज दूसरा जाल फेंकते हैं अब, और वो कहलाता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 तक 4 सालों तक चलता है। इस युद्ध का शुरुआत होता है 1771 में। मैसूर अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे थे, मराठों पर अटैक करते हैं। मराठे भी मैसूर पर अटैक करती हैं, दो तरफा युद्ध हुआ। लेकिन पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के नियम कानून के अनुसार, उसमें हुए वादे के अनुसार अंग्रेजों का काम था मैसूर का मदद करना, लेकिन अंग्रेज मुकर गए थे। अंग्रेज मदद करने नहीं आए। हैदर अली को एहसास हो गया कि ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं।
हैदर अली इस मराठे वाले युद्ध में थोड़ा सा विराम लगाते हैं और निजाम को, मराठों को ये समझाते हैं कि देखो, ये अंग्रेजों का सातिर बुद्धि, ये तो मेरे से वादा किया था आप सबों के सामने, क्या ये वादा पे खड़ा उतरा? नहीं ना। तो हम कैसे इन अंग्रेजों पर यकीन कर सकते हैं? आप मेरी साथ दो, हम सभी मिलते हैं और मिल करके इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकते हैं दक्कन से। इसी बात के तहत मैसूर, मराठा, हैदराबाद, इनके बीच में ट्रीटी हो जाता है और इधर अंग्रेज को इस ट्रीटी से तकलीफ होने लगता है और इधर मैसूर, जब उन्हें समझ में आया कि ये अंग्रेज तो भले ही दगेबाज है लेकिन ये फ्रांसीसी काम के साबित हैं, हो सकते हैं, अंग्रेजों के बजाय मैसूर का हैदर अली फ्रांसीसियों से हाथ मिला रहा था और फ्रांसीसियों का उस वक्त जो बंदोबस्त था या जो बस्ती था वो माहे में था। अंग्रेजों को ये बात नागवार गुजरा कि ये किसी दूसरे यूरोपीय शक्ति से जुड़े और वो भी फ्रांसीसियों से, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का पुराना झगड़ा है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। और इन्हीं सब कारणों से वापस से ये अंग्रेज युद्ध में भिड़ जाते हैं फ्रांसीसियों से और अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध होता है माहे में। माहे पे अटैक कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं। चूंकि हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती हो रखा था और ये दोस्ती का नियम बोलता है कि दोस्त पे हमला यानी खुद पर हमला, और इसी नियम का अनुसरण करते हुए 1780 में हैदर अली धावा बोल देते हैं आरकोट पर। आरकोट जीत लेते हैं जो कि अंग्रेजों का क्षेत्र था। उसके बाद कुछ संधि का बात होता है, फिर युद्ध होता है और ये चलते रहता है। ये लंबा युद्ध चला, पूरे 4 सालों का युद्ध था। कभी हैदर अली जीते, कभी अंग्रेज जीते। अंततः 1782 ईस्वी में 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है और उसके बेटे टिप्पू सुल्तान पर दारोमदार आता है कि वो अब इस मोर्चे को संभाले। लेकिन टिप्पू सुल्तान एक तेज दिमाग का व्यक्ति था। वो देख रहा था कि हमारी सेना काफी मर चुकी है, हम लोग काफी बुरे हाल में हैं। अगर अभी युद्ध को रोका नहीं गया तो बचना नामुमकिन सा लग रहा है। टिप्पू सुल्तान उस वक्त संधि पर एग्री हो जाता है और युद्ध में हार को स्वीकार करता है। यह ट्रीटी होता है 1784 में और उस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों को बहुत सारा हिस्सा मैसूर की तरफ से दिया जाता है, जो कि अंग्रेज उनसे डिमांड कर लेते हैं। क्योंकि ये लोग हार रहे थे तो मजबूरी में जो अंग्रेजों का शर्त था उसे मानना पड़ा। अब स्थिति शांत होता है लेकिन अल्प विराम, और ये विराम समाप्त होता है 1790 में। 2 सालों के लिए फिर से युद्ध, 1790 से 1792 तक। और ये भी कहानी शुरू हुआ अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेज देखिए कि ना सब कुछ शांति से चल रहा है तो ये कैसे हो सकता है, मुझे तो मैसूर चाहिए, कैसे मिलेगा। अंग्रेज निजाम को खत लिखते हैं कि आप हमारा साथ दो इन मैसूरों को खत्म करने के लिए। ये बात टिप्पू सुल्तान को पता चलता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि जब मैं तुम पर हमला नहीं कर रहा तो तुम षड्यंत्र क्यों बना रहे, और बदले में टिप्पू सुल्तान त्रावणकोर में हमला कर देता है। अंग्रेज यही तो चाह रहे थे। अंग्रेज इसी बात का हवाला देते हैं मराठों के सामने कि देखो ये टिप्पू सुल्तान जो है इसने संधि को तोड़ा है और इसने हमारे त्रावणकोर पर हमला किया है। आज त्रावणकोर पर किया है, कल तुम पर करेगा, तो एक हो जाओ। और ये बोल करके अंग्रेज मराठों को, निजामों को अपने साथ मिला लेते हैं और यहां पर शुरू होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से शुरू होगा और 1792 तक चलेगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ये होता है कि टिप्पू सुल्तान हार जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी होती है जिसमें कि टिप्पू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ जाता है 3 करोड़ रुपए और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास गिरवी रखना पड़ जाता है। एक बाप अपने बेटे को गिरवी रखते हैं, इससे बड़ा तकलीफदेह बात एक पिता के लिए और क्या हो सकता है। टिप्पू सुल्तान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे गवारा नहीं हो रहा था कि एक युद्ध महज की वजह से मुझे अपने बेटों को गिरवी रखना पड़ा।
और इस बार टिप्पू सुल्तान तय कर लिए थे आर या पार की लड़ाई। वो तय कर लिए थे ये जो युद्ध होगा अब आखिरी युद्ध होगा, इसके बाद में दोबारा या तो जीतूंगा या तो मृत्यु को प्राप्त करूंगा, लेकिन दोबारा मैं युद्ध नहीं करूंगा। टिप्पू सुल्तान इस बार पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट जाते हैं। फ्रांसीसियों की मदद से अपने आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं, नेपोलियन से मदद मांगते हैं, अफगान, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस ऐसे देशों में जाते हैं, वहां के लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। और इस तरीके से टिप्पू सुल्तान एक काफी प्रशिक्षित यूरोपीय पैटर्न पर चलने वाली आर्मी तैयार करते हैं। एक ऐसी आर्मी जो अंग्रेजों को उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के शब्दों में और उन्हीं के तकनीक में जवाब दे पाए। टिप्पू सुल्तान इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए अपना पूरा खजाना खाली कर देते हैं। वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं कि इस बार या तो आर होगा या तो पार होगा, बचूंगा या जीतूंगा, मरूंगा या जीतूंगा, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। और अंततः ये युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से वेलेस्ली, स्टुअर्ट ऐसे काफी सातिर सेनापति या सिपाही आते हैं जिनके सामने टिप्पू सुल्तान काफी हद तक टिकते हैं, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अंततः मैसूर हार जाती है इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और इस हार के बाद पूरा का पूरा मैसूर अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। और इस तरीके से अंग्रेज बंगाल के बाद अपना दूसरा शिकार मैसूर को बनाए, और इस तरीके से अंग्रेज आगे की तरफ फैलते जाते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगला निशाना अंग्रेजों का कौन था। क्या वो मराठे थे, क्या वो निजाम थे, या सिख थे? इन सभी सवालों को जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इन सभी को जानने के लिए लगे रहें, इस वीडियो को देखते रहें। मंडे टू सैटरडे आपको 12 बजे ये वीडियो मिल जाता है हमारे यूट्यूब चैनल अमितोपीडिया पे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मेरे बाकी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।